हे गाइस, मैं कौशल, वेलकम लेसन करना। तो आज के वीडियो में करने वाले तुम्हारे ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स जो कि काफी ऐसा होता है ना, सिंपली आंसर कर दोगे एग्जाम में तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एड ऑन चैप्टर्स होते हैं कि भाई थोड़ी सी तैयारी के साथ बहुत नंबर मिल जाएंगे, 10-15 नंबर इससे ही। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट हम पूरा करेंगे, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट के जो तुम्हारे दोनों चैप्टर्स हैं वो पूरा करेंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, ताकि तुम कल के एग्जाम में, परसों के एग्जाम में अच्छे से नंबर लेके आ पाओ। स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, ये चैप्टर हमें लगते हैं बहुत टिपिकल लगते हैं, बहुत ऐसा लगता है यार ये इतनी डिटेल्स दे रखी है, इतना कुछ दे रखा है, क्या याद करें क्या ना याद करें। बात यही है यार, ज्योग्राफी में ना ऐसा पूरा एग्जैक्टली टाइम डिवाइड नहीं करना होता कि भाई मैं हर चैप्टर पे इतना टाइम लगाऊंगा, इतना दिन लगाऊंगा। जो ये चैप्टर होते हैं ना, ये एग्जाम से तुम एक दिन पहले कर लोगे वो फिर भी हो जाएगा, वो भी सिर्फ रीडिंग के साथ। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जनरल नॉलेज वाले हैं, इनको तुम्हें याद नहीं करना, इनको तुम्हें रट्टे नहीं लगाने, तुम्हें बाकी चैप्टर पे फोकस करना है। उनका लॉजिक इसमें हेल्प करेगा तुम्हें। कैसे, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऑलराइट, तो ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपोर्ट की। तो क्या ट्रांसपोर्ट जो है वो सिंपली, वैसे तो इसकी जो भी मैंने इसलिए यहाँ पे स्पेशली कोई सिग्निफिकेंस वगैरह नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो भी तुम एयरवेज पढ़ोगे, रेलवेज पढ़ोगे, ठीक है, जो रोडवेज पढ़ोगे, वो सब के एडवांटेजेस इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस में आ जाएगा। तो कोई ऐसा वो नहीं है फर्क। ठीक है, तुम इसमें कोई भी चीज़ लिख सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लिखना हो कि भैया ये एक प्लेस को दूसरी प्लेस से कनेक्ट करता है, हेल्प करता है जल्दी हमें दूसरी जगह पहुंचने में, और इकोनॉमी को भी एज अ होल हेल्प करता है, रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करता है। ये वो चीज़ कुछ भी लिखी जा सकती है। अच्छा भैया, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन आएगा नहीं, बट स्टिल हमें पता लग गया। सबसे पहले आता है रोडवेज। अब देखो, तुम खुद सोच के देखो ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हम सड़क से जा रहे हैं, दैट इज रोडवेज। एक तुम रेलगाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन से जा रहे हो, दैट इज रेलवेज। एक तुम पानी से जा रहे हो, दैट इज वाटरवेज। एंड एक तुम जा रहे हो, ठीक है, हवाई जहाज में, वो क्या होता है तुम्हारा, वो होता है एयरवेज। ठीक है, तो 4 तरीके के 4 हम पढ़ते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये है तुम्हारे सिलेबस में। फिर भी हम कुछ डिटेल में पढ़ जाते हैं कि इन केस एमसीक्यू में कुछ आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है रोडवेज में, एक्सप्रेसवे। अब एक्सप्रेसवे क्या है भैया, सबसे पहले तो तुम्हें इसके बारे में 2 चीजें जानी। एक तो ये होता है यार काफी लंबा एंड बड़ा एक्सप्रेसवे, कोई बड़ी बड़ी सिटीज को कनेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्सप्रेसवे कहाँ है, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाया गया। ठीक है, इट्स द फर्स्ट। इसे तुम नेशनल एक्सप्रेसवे 1 भी बोल सकते हो, या फिर महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे भी बोल सकते हो। ठीक है, ये 2-3 नाम है, तुम्हें पता होने चाहिए। उसके बाद टोल रोड्स, ये जो रोड्स हैं इस पर काफी टोल्स होते हैं, तो टोल रोड्स इन्हें कह देते हैं। और साथ में 6 से 8 इनमें डिवाइडेड लेन्स होती है। जैसे इसलिए एक सड़क जा रही है, वो तो बहुत नैरो हो जाएगी। ठीक है, एक ही साइड पे जाने वाली, मैं नहीं कह रहा कि 1 साइडेड रोड, मतलब 1 वे रोड है, नहीं, होंगी दोनों अलग अलग साइड की, लेकिन एक साइड की भी 6 अलग अलग लेन्स होंगी। समझ रहे हो, मतलब कितनी वाइड रोड है, तो वो एक चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद नेशनल हाईवे, इसके जैसा एक्सप्रेसवे जैसे नेशनल हाईवे तो तुम्हें पता ही है, हाईवे जो होते हैं, ठीक है, NH1, NH14, NH15, तुम देखते ही रहते हो। ठीक है, हाईवेज तो बहुत कॉमन है, एक्सप्रेसवे में भी तुम्हारे हर स्टेट में, हर सिटी में ना हो। ठीक है, नेशनल हाईवेज क्या है कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंडर ही आते हैं। ठीक है, इन्होंने शुरू किया था सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD। अगर तुम्हें फुल फॉर्म है, ये 2-3 फुल फॉर्म्स है इस चैप्टर में से, बस ये समझनी है, MCQ में आ सकती हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिकॉज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है, ये गवर्न करता है सारा कुछ नेशनल हाईवेज वगैरह के सिस्टम को। इनका जो प्रोजेक्ट है, जो शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसको डेवलप करने का जो गवर्नमेंट ने जिम्मा उठाया था, उसे प्रोजेक्ट बोलते हैं, और उसे हम ये कहते हैं। उसके बाद भैया गोल्डन कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जो आपने लाल रंग में गोल्डन लिख दिया है, इसका क्या मतलब है। देखो, गोल्डन कोऑर्डिनेटर 1999 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये 4 मतलब प्रोजेक्ट बनना तब शुरू हुआ था, और ये मतलब यूज होना तब शुरू हुआ था। 4 बड़ी सिटीज को, जो बिग 4 सिटीज है इंडिया की, उसको कनेक्ट करते हैं। बिग 4 जो ट्रेड सेंटर्स है, तुम कह सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। अच्छा भैया, जो नॉर्थ में दिल्ली, ठीक है, हम समझ गए दिल्ली, जो बिल्कुल, अच्छा ये मैप अगर हम ऐसे बनाए तो हमें देखने में आसानी होगी। अच्छा, इधर नॉर्थ आ गया, उधर क्या है, उधर ईस्ट में क्या, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है भैया, कोलकाता भी आ गया। उसके बाद इधर देखे वेस्ट में क्या है, मुंबई आ गई, और जो साउथ में है वो चेन्नई आ गई। भैया मुंबई तो साउथ में नहीं है, नहीं, मुंबई काफ़ी वेस्ट में है। मैप में असली में देखोगे तुम्हें पता लगेगा, इसलिए मुंबई है गलत पर आधे ना मैप में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये चीज़ होगी 1999 में हमने बता दिया। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि याद नहीं करने, बस एक बार सुन के चले जाओ, बहुत है, मोर देन इनफ है, एक बार बस सुन के चले जाना। ठीक है जी, ओ जाने जाना। ठीक है, रोडवेज हमें सिर्फ सुन के है जाना। सबसे पहले क्या है, चीपेस्ट, सबसे चीप है। ठीक है, अपना साइकिल लेके चले जाओ, तुमसे कौन पूछने वाला है। तो साइकिल पे जाओगे, बाइक पे जाओगे, टोल भी नहीं लगेगा। ठीक है, कार में जाओगे तो फिर थोड़ा बहुत टोल लगेगा, बट एज कम्पेयर टू, देखो अगर तुम्हें इसमें कुछ इस चैप्टर में ना समझ आए ना कि भैया मुझे कुछ नहीं याद, तो तुम्हें बस ये देखना है, नाम तो पता है ना, रेलवेज, रोडवेज, ये वो, इन सब के साथ कंपेयर कर लो। अगर तुम्हें रोडवेज मिला है तो बाकियों के साथ कंपेयर करके इसके एडवांटेजेस लिख दो, बाकी के साथ कंपेयर करके डिसएडवांटेज लिख दो, बस। ठीक है, चीप है, अब प्लेन में जाने के पैसे लगेंगे ज़्यादा, इससे मतलब बहुत चीप है, तो इसलिए चीपेस्ट आ गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। अब रेलवेज में
हर जगह तुम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कर सकते हो पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। रोडवेज को कंपैरेटिवली, पैसे तो देखो लगेंगे, बट कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्ट करना चीपर होता है, कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्ट करना आसान होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम डिफिकल्ट टेरेन्स की वगैरह बात करें, बहुत पहाड़ी इलाका ये वो में, वहाँ पे रोड बनानी फिर कंपैरेटिवली सौखी है, बिकॉज रेलवेज को लॉक है, वो पूरा स्लैंटिंग बनाओ, एंगल देखो, ये वो बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है। अच्छा ये एक और फायदा है। उसके बाद डोर टू डोर सर्विस मिलती है, ठीक है, रोड्स घर तक आती है तो भारी, ठीक है, मेजोरिटी का। कुछ विलेजेस टाउन्स बहुत छोटे होते हैं, वहाँ तक नहीं बनी अभी, बट इन प्रोसेस है, डेवलप हो रही है, तो ये इन डोर टू डोर पहुंचा देती है, ठीक है, बेसिकली तो डोर टू डोर। अब प्लेन जो है, तुम वहाँ से प्लेन में पहुंचोगे, एयरपोर्ट पे ही पहुंचोगे, ठीक है, लेकिन रोड से तुम निकले हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब स्टेट, जैसे तुम दिल्ली में ही उतरोगे, जरूरी नहीं है, ठीक है, तुम दिल्ली में क्या गुड़गांव में, यहाँ जहाँ मर्जी जाओ, रोडवेज, ये एक फायदा है। उसके बाद क्या है, सेफ फॉर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं यार जो खराब हो जाते हैं जल्दी, तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, दूध हो गया, ब्रेड एंड बटर, चलो ये तो बहुत लंबे तक में चले जाते हैं, बट मिल्क वाले प्रोडक्ट्स वगैरह तुम कह सकते हो, तो ये पेरिशेबल गुड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। डोर टू डोर सर्विस इसके साथ कनेक्ट करके लिख सकते हो कि दोनों काम आता है, घर पे घर सर्विस भी हो जाती है, पेरिशेबल गुड्स जल्दी से जल्दी पहुँच जाते हैं। बिकॉज अगर तुम देखोगे, ये हमने किससे कंपेयर किया, वाटरवेज से, वाटरवेज के साथ कंपैरिजन में जल्दी पहुंच जाएंगे, वाटरवेज से भेजोगे तब तक तो खराब ही हो जाएंगे भाई, ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटे डिस्टेंस पे जाना है तो ज़्यादा आसान रोड से ही जाना है ना। अब अगर तुम्हें डिस्टेंस ट्रैवल करना है 20 किलोमीटर, लेकिन तुम चले गए जी मैं एयरपोर्ट से जाऊंगा, मैं रेलवे से जाऊंगा, ठीक है, तुम रेलवेज में बैठ रहे, पहले तो 5 किलोमीटर दूर गए रेलवेज बैठने, ठीक है, स्टेशन पे, फिर स्टेशन है तुम्हें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर और दूर उतारा, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तुम और चले, 35 किलोमीटर तो यही हो गया, ठीक है, इससे अच्छा तो यही है ना, 5 किलोमीटर तुम चल लो, तो ये चीज़ होती है। अच्छा भैया सारे फायदे तो है नहीं, डिसएडवांटेज भी है। क्या है, सबसे पहले अनमेटल्ड रोड्स, सारी सड़कें बनी नहीं है, ऐसे मैंने कहा जो कच्ची रोड्स है वो काफ़ी इनकन्वीनियंस प्रोवाइड करती हैं, ऐसा बहुत आसान नहीं है उन पर मतलब ट्रैवल करना, ये वो पुअर मेंटेनेंस है, मेंटेन नहीं की जाती थी तभी रोड्स ख़राब है। अब तुम इसके साथ ये पॉइंट ऐड करके सकते हो वाटर लॉगिंग, हर बार जब बारिश आती है, हर बार इंडिया में जब बारिश आती है तो पूरी रोड्स ख़राब हो जाती है, फिर हर साल बनती है नहीं, फिर अगले साल बारिश में फिर ख़राब हो जाती है, तो क्या फ़ायदा है इसका, ठीक है, हर साल ख़राब हो जाती है, इतना पैसा भी लग रहा है, इतना गवर्नमेंट का वो सब भी लग रहा है, रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी दिक्कतें आती है, ठीक है, कॉमन लोगों को बहुत दिक्कतें आती है क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है बेसिकली। जैसे तुम कोई भी स्टेट में देखो, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये वो हर स्टेट में ये सब दिक्कत तो है ही है। अच्छा ट्रैफिक जैम्स बहुत लगते हैं, ये बेंगलुरु सिंपल एग्जाम्पल, बेंगलोर में भी बहुत, वैसे तो हर जगह लगते हैं, बट बेंगलोर का जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं भाई सब वो अलग ही होते हैं, तो वहाँ का तुम एक लिख सकते हो कि भाई ट्रैफिक जैम्स बहुत होते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट हो गई है, तो बेसिकली ऐसा कोई भी पॉइंट बना सकते हो। उसके बाद लैकिंग एमिनिटीज़, हर रोड पे ऐसा नहीं है कि वैसे तो अब काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हर रोड पे बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, प्रोवाइडेड ही नहीं है, ठीक है। अगर रास्ते में कभी टायर पंचर हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, हवा ख़राब हो जाए, बेसिकली कोई इंजन ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, तो काफ़ी बहुत ऐसा बड़ा एरिया इंडिया में, बहुत ऐसी बड़ी रोडवेज के है कि जाके आसपास कुछ भी नहीं है, ठीक है, सुनसान है बिल्कुल, तो वहाँ पे क्या करें अगर ख़राब हो जाए, तो वो एक चीज़ है। नो स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी हर कोई आता है बदल देता पॉलिसी, हर कोई आता है बदल देता पॉलिसी, कोई पर्टिकुलर स्टेबल पॉलिसी नहीं है कि हाँ हमें इसी डायरेक्शन में बढ़ाना है, ठीक है, जब मन की एक्सप्रेस वे बना दिया, कोऑर्डिनेटर बना दिया, ये वो, ठीक है, बेसिकली पहले ऐसा तो कुछ लिख सकते हो। और उसके बाद क्या टैक्सेस बहुत लगते हैं, ठीक है, टोल्स, कॉमन आदमी को पैसे बहुत लगने लग गए, ठीक है, टैक्सेस हर थोड़े बहुत किलोमीटर बाद एक नवा टोल आ जाता है, वो जी पैसे निकालो, इतने पैसे 200-300 कितने पैसे देते रहे जी हम, ऐसे वो एक चीज़ लिख सकते हो। जिन्होंने रोज़ आना जाना करना उनके लिए तो बहुत महंगा पड़ गया। नॉट सेफ फॉर हैवी गुड्स, हैवी गुड्स के लिए सेफ़ नहीं है। एक्सीडेंट्स वगैरह के बारे में तुम कुछ भी लिख सकते हो, जो बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं वो कितने डैमेज होते हैं रास्ते में, कितने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि वो संभाल नहीं पाता रोड, एक तो रोड देखो प्रॉपर नहीं है, उससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि रोड प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें, यू नो, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। अच्छा ये हमने कर लिया, नीचे अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं रेलवेज। अब भैया रेलवे बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है। बॉम्बे टू थाने में पहली रेल चली थी, ठीक है, पहली पटरी बनाई गई थी बॉम्बे टू थाने, वहाँ पे सबसे पहली ट्रेन चली थी, मुगलों का दिया, ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है, और 1853 की बात है, 1853 में पहली बार हुआ था। तब क्यों किया था, तब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो वो इंडिया में लेके आए थे, ठीक है। अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या तुम्हें पता ही है, हिस्ट्री तुमने पढ़ी है, रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाओ, ड्रेन थ्योरी है, वो सब चीज़ें वही सब करने के लिए। अच्छा उसके बाद क्या है, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है जो कि नॉट एज इंपॉर्टेंट इन सिलेबस, जो कि है ब्रॉड, मीटर, नैरो। ब्रॉड सबसे बड़ी, मीटर उससे छोटी, एंड नैरो सबसे छोटी। जो मेन पोर्ट्स को कनेक्ट करती है वो ब्रॉड होती है, जो उससे कम ज़रूरी जगह पे वहाँ पे मीटर बनाई गई थी, और जो सबसे कम, बहुत कम यूज़ होती है वहाँ पे नैरो रोडवेज बनाई गई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सरकार सबको ही इन दोनों को ब्रॉड में कन्वर्ट कर रही है बेसिकली।
अच्छा, उसके बाद एक तुम चीज़ समझ लो, सबसे पहले स्टीम इंजन होते थे, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गए क्योंकि स्टीम इंजन धुआं बहुत करते थे, पोल्यूशन करके हमने डीजल कर दिया। डीजल का भी लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ कि वो महंगा हो गया और साथ में क्या नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत डिप्लीट हो रहा है, इंडिया को एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उससे भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो और हमने शिफ्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिफिकेशन में। वो भी कुछ देर बढ़िया चल रहा है लेकिन उसकी भी हमें दिक्कतें पता लग रही है कि जी इलेक्ट्रिसिटी बहुत लग रही है, रिसोर्सेज उसमें लगी जा रहे हैं, और बिजली भी ऐसा थोड़ी है कि इनफाइनाइट है, हमें भी बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, अब इसके आगे तो अभी तक नहीं, बट तुम कह सकते हो कि आगे सोलर में ये वो चीज़ें कहाँ चीज़ें बदल सकती हैं, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन में वही आ गया, बिजली लग रही है। अच्छा, उसके बाद लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया में, ये इसका एडवांटेज है। अब जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी ज़्यादा जगह पे तुम कम्यूट कर सकते हो, ज़्यादा जगह पे जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, अगर जो रोड है वो एक हाईवे ही बना है तो सिर्फ तुम उतनी जगह पे जा सकते हो, लेकिन रोड जितनी आसपास बनी है उतनी ज़्यादा पे बन सकते हो। सेम एज विद रेलवेज, तुम ये समझ सकते हो। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है काफ़ी लोगों का। ठीक है, कहीं इंटर स्टेट आगे पीछे जाना है कहीं, ठीक है, बिहार से दिल्ली जाना है या फिर मुंबई जाना है या कोई भी ऐसी कहीं भी जाना है, तो मोस्टली लोग प्रेफर कैसे करते हैं, मोस्टली प्रेफर करते हैं तो रेलवेज को। और यूनाइट पीपल फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ले जाता है। चीप है काफ़ी, ठीक है, सस्ता है, आम जनता भी अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि अभी तक नेशनलाइज अगर प्राइवेटाइज हो जाए तो फिर मे भी इसके रेट्स बढ़ा दिए जाए, यू नो, इसलिए। रॉ मटेरियल इधर उधर करने के लिए, मतलब जो माल गाड़ियाँ होती है वो करती हैं बेसिकली, तो काफ़ी हेल्पफुल है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है बहुत ज़्यादा, कि 20-30 लाख लोग, 20-30 तो नहीं, 10-20 लाख लोग इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है रेलवेज के अंडर। ठीक है, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। SSC, CHSL जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्स की इतने लोग देते हैं एग्जाम 12th के बाद, क्यों देते हैं, बिकॉज दे आर लाइक रेलवेज में नौकरी मिलेगी, है वो सब होगा। ठीक है, मेट्रो के बारे में तुम देख सकते हो कि मेट्रो ने काफ़ी इंट्रा स्टेट ही काफ़ी कनेक्शंस किए हैं। ठीक है, दिल्ली में, मुंबई में भी आ रहा है, ये वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो गया है। एंड मुंबई में तुम लिख सकते हो जो लोकल ट्रेन ट्रांसपोर्ट है, हालांकि वो कैसा सही है, ठीक है, बहुत भरा रहता है वगैरह, लेकिन उसकी वो बहुत लोग उसे प्रेफर क्यों करते हैं, ताकि बिकॉज वो सस्ता भी पड़ता है और वो बहुत पास है, ऐसा मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सस्ता तो क्या ही। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं, क्यों। अब इसका कंपैरिजन है कि नॉर्दर्न जो नॉर्थ एरिया है इंडिया का, ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि बिल्कुल जो तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर जो है, उसमें भी जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, गंगेटिक प्लेन्स वगैरह, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि प्लेन जगह पे बनाना आसान है, जैसे मैंने कहा था उसमें कि हिली एरियाज में बनाना मुश्किल है, तो ऊपर जो पहाड़ वगैरह वहाँ पे कम है, ऐसा नहीं है नहीं, पर कम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट जोन्स बनाए गए हैं इसके। ठीक है, ऐसे अलग अलग जोन्स बना रखे हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, नहीं आएंगे, बट ऐसा तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पूरा एक सेंटर से ही जो इंडियन रेलवेज की मिनिस्ट्री है वो तो चला रही है, बट उसको ऐसा तो है नहीं कि वो रोज़ एक चीज़ के बारे में पता रखे, तो अलग अलग सेंटर्स बना रखे हैं, जैसे मुंबई वाले को सेंट्रल कहते हैं, ऐसे अलग अलग सेंटर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, बनाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रेलवेज के ऊपर। उसके बाद अनसेफ है क्योंकि मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। ठीक है, सरकारी काम है तुम्हें पता है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, एक वो चीज़ हो सकती है। पुअर मैनेजमेंट है, अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। ठीक है, वही चीज़ है कि मतलब ज़्यादा मैनेजमेंट है, वो कुछ भी लिख सकते हो तुम, मैनेजमेंट की वजह से ही तुम ये पुअर मेंटेनेंस वगैरह लिख सकते हो। ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, कुछ ये टेक्नोलॉजी पहले काम आती थी लेकिन अब आज के टाइम पे बहुत ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। ठीक है, नई लेके आने के लिए बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फिर वो सब दिक्कतें आ जाती है, तो इसलिए ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हो चुकी है। पॉल्यूशन और एनर्जी, पॉल्यूशन बहुत कॉज करती थी पहले, उसको सही करने के लिए हमने इलेक्ट्रीफाई किया। अब इलेक्ट्रीफाई तो बिजली बहुत लग रही है, तो एनर्जी कंजर्व नहीं हो पा रही, बहुत वेस्ट हो रही है। एंड डोर टू डोर सर्विस ये प्रोवाइड नहीं करती है, सब इसके डिसएडवांटेजेस है। अब हम पढ़ते हैं तुम्हारा एयरवेज की तरफ। एयरवेज ये सिंपल है, कुछ मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, इसमें तुम्हें पता ही है। नेशनलाइज्ड इन 1953। अब नेशनलाइज का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो इसका उल्टा का मतलब तो पता है ना, प्राइवेटाइज, मतलब आम जनता के पास चला गया, आम जनता के पास चला गया प्राइवेटाइज, एंड सरकार के पास चला गया नेशनलाइज। तो नेशनलाइज कर दिया गया था 1953 में, कुछ सालों तक रहा। ठीक है, 1990 जब जो तुम्हारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई, उसके बाद चीज़ें बदल गई, लेकिन उससे पहले हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, ये मेरे एग्जाम में आई थी तो मैं तो लिख दिया। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज़ तुम्हें पढ़नी है, उसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है, दो होती है यार, एक होती है इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक एयरवेज। ठीक है, डोमेस्टिक एयरवेज जो नॉर्मल है, ठीक है, अमृतसर का हो गया या फिर और भी काफ़ी हैं, ठीक है, यूपी में एंड ऑल भी ऐसे हैं। ठीक है, वो हैं काफ़ी जो है उनमें डोमेस्टिक है, काफ़ी इंटरनेशनल। जैसे दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल है, एंड आई गेस छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई का वो भी इंटरनेशनल है। ऐसे एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल है, तो ऐसा तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए। पवन हैंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का 1 नंबर का क्वेश्चन आया था मुझे, ठीक है, 1 या 2 मुझे पता नहीं, बट पवन हैंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या करते हैं यार, ये एक प्राइवेट बॉडी टाइप है, ये हेल्प करती है पेट्रोलियम सेक्टर को, ठीक है,
ऑयल वगैरह के निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, ये वो चीज़ों में काफ़ी हेल्प करती है, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करते हैं ये वो चीज़ें सब, ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो। उसके बाद क्या एडवांटेजेस हम पढ़ सकते हैं, एक तो फास्टेस्ट है, सबसे तेज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, एयरवेज सबसे तेज़ है, इसमें कुछ कोई शक है तो बता देना कमेंट में, मैं सही कर दूंगा। फ्री फ्रॉम जोग्राफिकल लिमिटेशंस, जोग्राफिकल लिमिटेशन से फ्री है, ऐसा नहीं है कि यार कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मतलब मिट्टी सही नहीं है, या फिर तुम कह लो कि कहीं पे थोड़ी ऊपर नीचे है जगह, प्लेट्यू है कुछ, उसके ऊपर से वो निकल जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक वो चीज़ है, इसमें इतना हर्डल नहीं आता। वेयर अगर तो हम रेलवेज़ की बात करें उसमें फ़र्क पड़ना था। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे एयरफोर्स है तो वो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे तुम एक आधा पॉइंट इस पर बना सकते हो। उसके बाद कैलामिटीज़ बहुत होती है जी, कैलामिटीज़ बहुत होती है जी, दिक्कत बहुत आती है, एंड काफ़ी हेल्प करती है कैलामिटीज़ में एयरवेज, ठीक है। कहीं पे बाढ़ वगैरह आई है, कहीं पे कुछ है, तो वहाँ पे जो रिलीफ लेने जाना होता है, लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशंस करने होते हैं, वो मोस्टली एयरफोर्स करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर ज़मीन पे नहीं जा सकते तो ऊपर से तुम्हें उठाएंगे ना, वगैरह सब करेंगे, ठीक है। तो एयरलिफ्ट वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें। उसके बाद कंफर्टेबल है, काफ़ी लोग हाई पैसा ज़्यादा दे के भी कंफर्टेबली पहुँचना चाहते हैं कम टाइम में, मज़े से बिजनेस क्लास में, मस्त से बिजनेस क्लास कच्चे दे गिलास ठीक है। उसके बाद जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे भी काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। हेलीकॉप्टर वगैरह तुमने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वैष्णो देवी या फिर ऐसे कोई जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे तुमने देखा होगा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं रिलीजियस प्लेसेस, बट एग्जांपल से हम इजी समझते हैं। तो वहाँ पे ऐसे प्लेन्स वगैरह काफ़ी हेल्प करते हैं ना वहाँ पे पहुँचाने में, ये वो चीज़ें करने में, तो वो तुम कह सकते हो हिली एरियाज़ में ऐसे हेल्प करते हैं। अच्छा, अब ये सब इसके एडवांटेजेस हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे भैया। हाँ, डिसएडवांटेज पहले तो कंपटीशन बहुत है, फॉरेन मार्केट का कंपटीशन बहुत है। तुम देखोगे इंडिया के जो एयरवेज हैं काफ़ी पीछे रह गए हैं, क्योंकि जनरली इतनी ग्रोथ आई नहीं है बेसिकली, तो तुम ये कह सकते हो, तो काफ़ी दिक्कत आ गई है। उसके बाद लैक ऑफ फंड्स है काफ़ी जी, जितना हमें अब देखो पीछे रह गए हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हमें पैसे चाहिए, आगे बढ़ने के लिए हमें और रिसोर्सेज चाहिए, हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए पैसा बहुत लगेगा, तो वो नहीं हो पा रहा, तो एक वो चीज़ है, लैक ऑफ फंड्स है। पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस है। अब देखो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड करता है तुम कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो, बट एज अ होल जनरली देखें तो काफ़ी रिड्यूस्ड है, काफ़ी कम है, जैसी होनी चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस कम हो जाती है। उसके बाद कॉस्ट बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, ठीक है, वो तो पता ही है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, मैं पता नहीं ऐसी भाषा क्यों लिख देता हूँ जो मुझे ही नहीं समझ आए, बट एनीवेज हाई फॉरेन एक्सचेंज है। अब देखो जो डोमेस्टिक है वो तो डोमेस्टिक है, जो इंटरनेशनल है उसने इंडिया से बाहर जाना है, बाहर से इंडिया आना है, तो वहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज भी डिपेंड करता है ना, तो हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। अब इंडिया से कोई बाहर गई है, वहाँ पे अगर कोई खर्चा वगैरह हुआ, ठीक है, कोई प्लेन का या कुछ ऐसा, तो अब वहाँ पे तो वो डॉलर में खर्चेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये प्लेन जो इंडिया से आया था इंडिया के बंदे को ऐसे छोड़ देता वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह, फ्यूलिंग वगैरह वापस करना, उस सब में जो खर्चा आएगा वो सब बाहर के रेट्स में होगा, तो ऑब्वियसली डॉलर वगैरह ज़्यादा महंगे हैं इंडियन रुपी से, वो तो हमें पता ही है। अच्छा, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट होती है जी, पैसा बहुत लगता है इसको चलाने में, इतना कमाया नहीं जाता जितना हो जाता है, तो नुकसान बहुत हो रहा है। तुम्हें पता होगा भी एयर इंडिया वगैरह के काम हो रहे थे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें तुम इसमें लिख सकते हो। ये पॉइंट मुझे सही में नहीं पता लग रहा मैंने ये लिखा क्या है, अगर तुम जूम करके देखना चाहो तो मुझे बताना। एनीवेज ठीक है, स्टॉक लिखा मैंने, पता नहीं क्या लिखा है, तो जो भी है बेसिकली कहने का मतलब मेरा यही है कि वाटरवेज के बारे में पढ़ते हैं। वाटरवेज सबसे चीपेस्ट होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, हैवी गुड्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि पानी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ फ़ायदे पढ़ लेते हैं। पहले तो मेंटेनेंस इतनी नहीं चाहिए, ठीक है, एक शिप बहुत तकड़ी होती है, वो ऐसे नहीं टूटती, बनती है तो फिर मजबूत होती है बेसिकली। चीप होता है, ठीक है, एज अ कंज्यूमर तुम बेचो, ऐसा मतलब कस्टमर तुम देखो तो फिर काफ़ी चीप पड़ता है, जल्दी नहीं पहुँचेगा, टाइम काफ़ी कंज्यूम करेगा, लेकिन सस्ते में पहुँच जाएगा, इतना मेहनत इतना पैसा नहीं लगता कोई चीज़ को वहाँ पहुँच जाने के लिए, या फिर जनरली खुद जाने के लिए, लाइक यू नो वैसे ट्रैवल करने के लिए। अब टाइटैनिक वगैरह का अलग चक्कर है, बट बेसिकली ऐसा होता है। यूजफुल फॉर बल्कि गुड्स, जो मैं बता चुका हूँ, भारी सामान के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी शिप्स होती हैं, इसमें कितने कितने प्लेन्स रख सकते हो, जो मतलब सारी शिप्स में नहीं ऑब्वियसली, बट जो बड़ी शिप्स होती है, ठीक है, प्लेन लैंड कर सकते हैं इसमें, ऐसे वाली शिप्स भी होती है, तो ऑब्वियसली बल्कि सामान आराम से कैरी कर सकते हैं। और हेल्पफुल इन डिफेंस, हमारी जो वाटर फोर्स है वगैरह उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड दो तरीके की डिसएडवांटेज पर लेते हैं। सबसे पहले तो स्लो स्पीड, टाइम लगता है, मॉनसून डिपेंडेंट होते हैं जी, बारिश होएगी तो होएगा, नहीं होएगी तो नहीं। अब जिस रिवर में होना है या फिर जिस सी में होना है, सी तो चलो अलग चीज़ होती है, जिस रिवर में होना है वहाँ पे पानी नहीं है तो तुम क्या कर लोगे, ठीक है, एम ही थोड़ी ऐसे सैंड पे थोड़ी चला लोगे, ज़मीन पे थोड़ी चला लोगे, लेकिन तो वो नहीं हो सकता, रिस्की है काफ़ी। हमें पता है टाइटैनिक डूब गई थी, उसके बाद काफ़ी दिक्कतें आ गई, ठीक है। अभी कौन सी कैनाल थी वहाँ पे, जो बोट बहुत बड़ी शिप थी वो फंस गई थी, ऐसे मुड़ नहीं पा रही थी, वो एक चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद क्या, रॉकी एरियाज़ पे नहीं जा सकती, जो ऐसे पेरिनियल जगह होती है जहाँ पे कभी कभी पानी होता है कभी नहीं होता,
वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पे चट्टाने, अब पानी का लेवल कम हुआ तो शिप भी काफ़ी नीचे हो जाएगी, वहाँ पे चट्टाने ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे फंसी ना जाए। ठीक है, तुमने मर्चेंट मैनेज में पढ़ा था, बेचारे एंटोनियो की दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई थी, वो इसी की वजह से बढ़ी थी। ठीक है, तो इंग्लैंड बेसिकली वही जो हम समझ चुके हैं, इंडिया से बाहर भेज दिया, ये वो कर दिया। इसको कौन कंट्रोल करता है? CWTC, सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, क्योंकि बाहर जा रहा है तो सेंटर करेगा, ऑब्वियसली इंडिया का मामला है। कोस्टल मतलब इंडिया के अंदर अंदर ही कोस्टों में तुम कर रहे हो, वो सब चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, विद इन द कंट्री हो गया। IWAI से करता है इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे गवर्न करता है, मतलब पूरा ऐसा रेगुलेट वगैरह करता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा भैया, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का चैप्टर था, विच आई होप तुम्हें समझ आया हो। याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद ना भी रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता ही नहीं तुम्हें याद रहे। ठीक है, मतलब तुम्हें बस समझ आ जाए, वहाँ पे तुम अपनी तरफ से पॉइंट बना डालोगे। अच्छा, उसके बाद भैया वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इजेंट दैट टफ और इजेंट ऐसा कुछ नहीं है, बस बात यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट ना बच्चों को समझ नहीं आता। हम समझा दूंगा तुम्हें, बच्चों को समझ नहीं आता पढ़ना क्या है, तो मैं तुम्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग बस पढ़ने वाली चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो नीड क्या है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट की नीड क्या है, जो चल रहा है चलने दो, हमें मैनेज क्यों करना है, हमें क्यों इतना मतलब काम करने हैं, मैंने तो दिक्कतें पालनी है। तो सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट, हमें पता है कि सामान वेस्ट को मैनेज करना। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम संभाल नहीं पाएंगे ह्यूमन, जिस पे तुम 5-6 जितने मर्जी पॉइंट्स बना दो। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन की वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो उसको संभालने के लिए, अगली जनरेशन को भी संभालने के लिए, वो चीज़ें हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ओवर क्राउडिंग ऑफ सिटीज़ हो रही है, जो बाहर के लोग हैं जो इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के या फिर मतलब टाउन्स के जो विलेजेस के हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये वो सब बातें तो अलग है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स पे पढ़ेंगे। लेकिन बात यहाँ पे क्या आती है कि ओवर क्राउडिंग हो रही है काफ़ी सिटीज़ की, ठीक है, तो उसकी वजह से जितनी ओवर क्राउडिंग उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा वो संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बौंदल जाएगा, अरे यार इतना वेस्ट आ गया, अब हम क्या करें। ठीक है, तो वो एक चीज़ हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा एयरबॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीजेस बढ़ जाएंगी। एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, एक तो जो हवा में फैल रही है, एक पानी में। अब ऑब्वियसली देखो, पॉल्यूशन जितने भी टाइप्स का होगा वो सब चीज़ें आएंगी। इसमें तुम लैंड का भी लिख सकते हो कि जितना लैंड पॉल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा हम कम एग्रीकल्चरली प्योर चीज़ें ग्रो कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह लगेंगे, ओवरऑल हेल्थ उसकी वजह से भी खराब होगी वो कंज्यूम करने पे। एंड यही सब चीज़ें। एयरबॉर्न का तो तुम्हें पता है, हवा में जो फैल जाए, काफ़ी फ्लूज वगैरह होते हैं उसकी वजह से फैल जाते हैं। एंड मलेरिया वगैरह भी इसकी वजह से तुम कह सकते हो। और वाटरबॉर्न में भी काफ़ी ऐसे और भी ये मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, वो सब तुम इसमें लिख सकते हो। जो भी डिजीजेज याद आए वो लिख देना। अच्छा, उसके बाद क्या, एनवायरनमेंट जो है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन काफ़ी फैल रहा है, हमारे एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट वगैरह है ये वो पे काफ़ी पॉइंट्स बना सकते हो तुम, जो हमने नेचुरल वेजिटेशन में पढ़ा था। ठीक है, काफ़ी इंडिया का होना चाहिए लेकिन बहुत कम पार्ट रह गया है जो कवर्ड है फॉरेस्ट से, ये वो, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है। एंड जो लॉज हैं उसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, नीड है। फॉर डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, ये वो चीज़ें होनी चाहिए। एवं नहीं कहीं भी तुम कूड़ा उठा के ले गए, पूरा प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए सरकार को भी, जो भी मतलब काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। एंड एजुकेशन और जो क्या है, अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में, ऐसा पहुंचाने के लिए कि भाई कैसे करना चाहिए। अब सिर्फ सरकार तो नहीं कर सकती ना, लोगों को भी अपने एंड से करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें तुम लिख सकते हो। अच्छा भैया, इसका आ गया 1-2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन तो आ गया, पर मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है आरआरआर। आरआरआर देखो, अब ऑस्कर जीते ना जीते मुझे नहीं पता, लेकिन आरआरआर का क्या जीत की, नहीं, अच्छा वो कोई और अवार्ड था। आरआरआर का मतलब क्या है? आरआरआर का मतलब तुम यहाँ पे वो मत लिख देना, ठीक है, SS राजामौली वगैरह वाला। आरआरआर का मतलब तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। रिड्यूस करना, सबसे पहले तो वेस्ट को जितना कम हो सकता है उतना कम करो, ठीक है, रिड्यूस। उसका नेक्स्ट, सारा तो रिड्यूस नहीं होगा, थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद तुम रीयूज, तो रिड्यूस में तुमने क्या किया कि जो भी चीज़ें हैं उन्हें कम कंजम्पशन की, जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी नहीं करी। इसकी एग्जांपल से तुम कुछ भी देख सकते हो अपनी बुक में, एक बार रीडिंग लगा लो, चाहे रीडिंग में मत लगाओ, ऊपर से देख लो। जैसे मैंने इसलिए नहीं लिखी बिकॉज आई डोंट नॉट वांटेड टू बोर यू, ठीक है, मैं इतना लंबा खींच के और ऐसा बोर वगैरह कर दूँ। क्या क्या तुम्हारी 100 चीज़ें दे रखी हैं, कुछ भी लिख दो कि हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हो गई। एंड मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से तुम ऐसा नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में ज़्यादा काम निकलवा सकते हो, वो सब चीज़ें तुम कर सकते हो। अच्छा हो गया। उसके बाद क्या है कि रिड्यूस कर दिया, उसके बाद रीयूज़। कोई चीज़ यूज़ करी है तो उसको क्या दोबारा यूज़ किया जा सकता है, तो वो देखो क्या दोबारा यूज़ किया जा सकता है। हाँ, जो ऐसे टायर होते हैं पुराने होते हैं उनका दोबारा यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर मैं ऐसे यूज़ करके फेंक दूँ, दैट्स लाइक गलत है, गलत तो नहीं है, मतलब ऐसे मॉरली गलत है बेसिकली। और अगर मैं इसमें इंक भर दूँ तो
ये जो प्लास्टिक है ये मैं रीयूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये रीयूज़ हो गया। उसके बाद रिसाइकल, अच्छा मैं कोई चीज़ अब गाड़ी है वो ख़राब होगी, मैं उसे फिर से तो ऐसे ही तो नहीं, मैकेनिक तो नहीं मैं सही कर सकता, लेकिन भंगार वाले को बेच के, ठीक है, वो पूरा ऐसे कर देगा, जैसे हम कार रिसाइकलिंग कहते हैं, ठीक है, ऐसे पूरा स्टील का ऐसे चिप बना देता है, कर देता है, ठीक है, वो छोटी सी ऐसे शीट रह जाती है, उसको फिर नई कार्स में यूज़ किया जा सकता है या फिर किसी और चीज़ में स्टील यूज़ किया जा सकता है, वो सब चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। पेपर का भी ऐसे होता है, पेपर का फिर रीयूज़ हो सकता है, 100% नहीं बट काफ़ी हद तक हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई भी तुमसे पूछने नहीं वाला कि बुक में से एग्जैक्ट लिखो, बस तुम्हें पता होना चाहिए सिर्फ। उसके बाद जो तुम्हारा बेसिकली अगला चैप्टर है या कुछ भी है, उसमें क्या आता है तुम्हारा यही है वेस्ट मैनेजमेंट, बट उसमें प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहले कलेक्शन करना आना चाहिए तुम्हें वेस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने सारा फेंक दिया, ठीक है। कलेक्ट करना पहले तो देखो, कलेक्ट करोगे तभी तुम रीयूज़ कर सकोगे, रीयूज़ करोगे तभी कलेक्ट करोगे, ठीक है, सॉरी कलेक्ट करोगे तभी रीयूज़ करोगे। तो तुम अपने बुक में देख के एक बार ये सब देख सकते हो, कैसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट कैसे करना कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हें करना चाहिए कलेक्ट बेसिकली, ठीक है। जो भी चीज़ें तुम यूज़ कर रहे हो उसको रीयूज़ करने की कोशिश करो, उसको कलेक्ट करो और उसमें से चेकआउट कर लो कि अच्छा ये यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो भी नहीं हो सकता है, ऐसे इसको कलेक्ट करना अपना। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम गाड़ी से किसी से आ रहे हो, ठीक है, तुम्हारे हाथ में कोक है या फिर ऐसे कोई भी, ठीक है, कोई भी ऐसे ड्रिंक है, कुछ भी ऐसा, अब तुम उसे ऐसे फेंक दो, तुम्हारा खाली हो गया, ऐसे फेंक दो, वो तो बहुत अच्छा स्वच्छ भारत कर दिया तुमने, करते हो तो तुम गलत बात है, लेकिन उसको घर पर लेके आके कलेक्ट करना, ठीक है, कि कल कूड़े वाला आएगा, कल, ठीक है, सॉरी सफाई वाला आएगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कूड़े वाला, वो तो साफ़ करते हैं अलग चीज़ है, ठीक है, बट कलेक्ट करने वाले आएंगे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो उसके लिए घर पे कलेक्ट करो, ठीक है, वो चीज़ होगी। उसके बाद सेग्रीगेट बच्चे, ये पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकता है। सेग्रीगेट का बहुत ईजी मतलब होता है कि यार सबको अलग अलग कर दो, ठीक है, जैसे तुमसे ये नहीं कोई पूछने वाला कि लाल कलर में क्या रखना है, इसमें क्या रखना है, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए अगर जो बायो हैजार्डियस जो वेस्ट है उसको अलग रखना चाहिए, और जो तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल वेस्ट है, ग्लास वगैरह है, ऐसे सब चीज़ों से अलग रखते हैं बेसिकली, और जो तुम्हारा ह्यूमस वगैरह या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, जो किचन वाला होता है उसे अलग रखते हैं, प्लास्टिक अलग, बेसिकली ये सब चीज़ तुम लिख सकते हो, उसे अलग रखना। उससे क्या होगा स्टोरिंग, उससे हम पढ़ते हैं स्टोरिंग। अब भैया अच्छा सेग्रीगेट करने से क्या होगा कि जब भी वो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल वाला होएगा ये चीज़, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब वो स्टोर कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें में अलग अलग रख पाएंगे। अब स्टोर करने में तुम एक चीज़ लिख सकते हो कि भैया अगर सेग्रीगेशन प्रॉपर होगी तो स्टोर करना अच्छा रहेगा, एंड स्टोर करने के लिए भी प्रॉपर ऐसा सिंपल ह्यूमन इंटरेक्शन ही होनी चाहिए, उनको पूरे ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए, कुछ वो सब चीज़ें होनी चाहिए, वो प्रॉपर जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही जो तुम्हारा डिजीजेस फैलने की चांसेस है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि अब यहाँ से घर से तुम जहाँ पे भी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, लैंडफिल्स वगैरह में लेके जाओगे, तो रस्ते में ऐसे कूड़ा रास्ते में ही ना गिरा दो तुम, ठीक है, तो वो प्रॉपरली लेके जाओ, और जो कवर्ड हो, जो बेंस वगैरह में तुम लेके जा रहे हो, डस्टबिन जो भी वैन्स में लेके जा रहे हो वो कवर्ड हो, ठीक है, ऐसा वो सब चीज़ें तुम लिख सकते हो। लैंडफिल्स वगैरह में बेसिकली ये लिखा जा सकता है कि थोड़े एरिया से दूर हो, ज़्यादा बड़ा एरिया हो बट बिल्कुल पास ना हो, ताकि लोगों को ऐसा सांस वगैरह की दिक्कत ना आए, ठीक है, काफ़ी अस्थमा वगैरह भी फैल जाता है इन चीज़ों से, और कंपोज करने उसे काफ़ी मिट्टी से ढकना पड़ता है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सेंटीमीटर उसे रखना पड़ता है। लैंडफिल्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है, रोज़ का काम करके उसके बाद ढकना पड़ता है उसे, नहीं तो ऐसे फैल जाएगा। और ज़्यादा वहाँ पे बारिश वगैरह का तुम्हें सीन देखना है कि लीकेज नहीं बोलते उसे, लीशेट बोलते हैं आई गेस, वो ना हो जाए, बिकॉज अगर वो होने लगी तो उससे क्या होगा, बारिश हुई, ठीक है, उसमें पानी गया, ठीक है, पानी ऐसे सीपन हो गया, वहाँ से पूरा निकल गया, और जब वो वहाँ से बाहर निकला आसपास के लैंडफिल्स में गया, वहाँ पे वो पानी काफ़ी केमिकल से मिलके गया, वो काफ़ी हैजार्डियस हो गया, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी केमिकल्स हैं, एंड ऑल्सो के वहाँ पे ना काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जब उसे हम पूरा ऐसा कंपोस्ट वगैरह करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, तो मीथेन बनती है, तो वहाँ पर कोई रिएक्शन ही ना हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए लोगों से थोड़ा जनरली दूर रखा जाता है। उसके बाद कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपोस्टिंग बेसिकली कुछ नहीं होता, बच्चों को समझ नहीं आती। कंपोस्ट करना तुम्हें पता है ना, तुमने पढ़ा होगा बायो वगैरह में भी, कंपोज करना, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को बनाना जो रीयूज हो सके, सॉइल की वो बढ़ा सके, ठीक है। दो तरीके का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक ऑक्सीजन, एनारोबिक बिना ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। क्या इससे बनता है बायोगैस, ठीक है। इसका प्रोसेस जो है वो इतना तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक दो बार मतलब देख जाओ, ठीक है। क्या है कि क्या हो सकता है, एक है जी क्या होगा कि सिंपल तुमने जो भी है सामान इकट्ठा किया, उसके बाद ठीक है उसको मतलब ऐसा इकट्ठे करके रख दिया, ढक दिया, एंड जो ऑक्सीजन वाला है उसमें बेसिकली तुमने कुछ ऐसा चीज़ें डाल दी, एंड क्या बोलते हैं
अर्थवर्म्स वगैरह भी डाल सकते हो बिकॉज वो हेल्प करते हैं, उसमें जो फंजाई वगैरह खुद बनेंगे, बैक्टीरिया बनेंगे, वो काफ़ी हेल्प करेंगे। वो जब खाएंगे वगैरह उस चीज़ को ईट अप वगैरह करेंगे, उसके वजह से क्या होगा कि उनका जो वेस्ट होगा वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा एंड वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शंस वगैरह होंगे, उसकी वजह से तो मिथेन वगैरह रिलीज होगी, तो CO2 और मिथेन रिलीज होती है। एंड हीट लेवल्स के बारे में तुम 1-2 पॉइंट लिख सकते हो, काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। और जब वो काम अपना कर लेते हैं, ठीक है, जब मोस्ट ईट अप हो जाता है, सब मिथेन बन जाती है वगैरह सब हो जाता है, तो वो डोरमेंट हो जाते हैं वापस से बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह। क्यों? क्योंकि अब वो काम हो गया ना उनका, तो खाना वो कम करने लगे, टेम्परेचर कम कर दिया उन्होंने, टेम्परेचर कम किया तो वो उस टेम्परेचर पर सस्टेन कर नहीं सकते, तो वो डोरमेंट हो गए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर कंपोस्टिंग में कुछ रह गया है तो वो है कि प्लांट ग्रोथ एडवांटेजेस होंगे, ठीक है, प्लांट ग्रोथ को काफ़ी हेल्प करते हैं। और मैच्योर क्या नेचर का वेस्ट डिस्पोजल होता है, ठीक है, ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ों का वेस्ट डिस्पोजल काफ़ी सही तरीके से हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा, ठीक है, जो कि हम फार्मिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाएगी, और जैसे ह्यूमस वगैरह हम कहते हैं बेसिकली, और साथ में ही जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी सॉइल की। बेसिकली ये सब पॉइंट्स थे। दिस वॉज योर 3 चैप्टर्स इन आई डोंट नो 30 to 35 मिनट्स में हो गया होगा ये वीडियो खत्म। मैंने लेट्स सी, अगर कुछ और चाहिए तो डू लेट मी नो। बाकी ज्योग्राफी के जो पहले 4, 5, 6 चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फुल प्लेलिस्ट, यू कैन चेक देम आउट। एंड या, नमस्ते।